हेलो बच्चों, मेरा नाम है सूरज निमेश और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। और आज हम देख रहे हैं टॉपिक स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में। तो फर्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारा रिलेशनशिप है, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप है, वह किसने दिया था। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब ये जो साइंटिस्ट थे वह कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। अब ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, एक प्रकार से। तो ये करते थे, रिसर्चेस करते थे, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते थे। ठीक है, तो ये अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग, ये अपने काम के रिगार्डिंग कहाँ गए थे, साउथ अमेरिका गए थे। कहाँ पर गए थे, साउथ अमेरिका में गए थे। अब साउथ अमेरिका क्या है, जैसे कि अपन ने वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो वर्ल्ड मैप के अंदर क्या दिखता है अपन को, अमेरिका दिखता है। और अमेरिका के फर्दर नीचे जाओ तो अपन को मैक्सिको दिखता है। और मैक्सिको के नीचे अपन फर्दर जाएंगे तो अपन क्या दिखती हैं, ऐसा कुछ पूरा एक कॉन्टिनेंट दिखता है, पूरा एक ऐसे कॉन्टिनेंट दिखता है। और इस कॉन्टिनेंट के अंदर क्या आती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ आती हैं। जैसे कि अपना क्या आता है, कोलंबिया आता है, जैसे कि ब्राज़ील आता है, जैसे कि पेरू आता है, जैसे कि अर्जेंटीना आता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। और इसी कॉन्टिनेंट को अपन क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहाँ पर गए थे, वह गए थे साउथ अमेरिका में। ठीक है, और साउथ अमेरिका में कहाँ गए थे, साउथ अमेरिका के जंगल में गए थे। जंगल में क्यों गए थे, क्योंकि वह रिसर्च करना चाह रहे थे, कुछ न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर करना चाह रहे थे। तो वह जब रिसर्च करने गए जंगल में, तो जंगल में उन्होंने क्या देखा वो थोड़ा हम देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये जो जंगल है उसको मैंने काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि ये जो पार्ट है सबसे इनरमोस्ट हो गया, फिर ये क्या हो गया, थोड़ा बाहर वाला हो गया, ये जो पार्ट है इसके बीच वाला जंगल हो गया, और ये सबसे क्या है, उसका आउटर मोस्ट पार्ट हो गया। तो उन्होंने अपनी डिस्कवरीज़ के दौरान, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के दौरान उन्होंने क्या देखा, थोड़ा हम देखते हैं। तो उन्होंने जब इतना एरिया को एक्सप्लोर करा, मतलब ये वाला जो एरिया है, जब इसको एक्सप्लोर करा तो उन्होंने क्या देखा कि जस्ट उनको एक स्पीसीज़ मिली। ठीक है, फिर उन्होंने ये वाले एरिया को भी इंक्लूड करा तो उनको कितनी स्पीसीज़ मिली, 3 स्पीसीज़ मिली। ऐसे करके टोटल कितनी स्पीसीज़ हो गई हमारी, 4 स्पीसीज़ हो गई। फिर उन्होंने फर्दर ये जो एरिया था और बढ़ाया, फिर उन्होंने इतने एरिया को और एक्सप्लोर करा तो उनको यहाँ पे कितनी स्पीसीज़ मिली, 6 स्पीसीज़ मिली। अब टोटल अपनी कितनी स्पीसीज़ हो गई, 10 स्पीसीज़ हो गई। फिर उन्होंने क्या करा, और एरिया को बढ़ाया, कितना पूरा एरिया को कवर करा। ठीक है, फिर उनको कितनी और नई स्पीसीज़ मिली, 7 और न्यू स्पीसीज़ मिली। तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे जैसे वे कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वो एरिया को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्पीसीज़ का नंबर है, मतलब न्यू जीव जंतुओं का नंबर है या डिस्कवरी है या खोज है, वो भी ज़्यादा होती जा रही है। जैसे जैसे एरिया को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्पीसीज़ का नंबर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब उन्होंने यही खोज को उन्होंने क्या करा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। कैसे रिप्रेजेंट करा, ऐसे रिप्रेजेंट करा। उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया एस डायरेक्टली ए। क्या दिया, एस डायरेक्टली ए। एस इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज़ का नंबर, जो जानवरों को नंबर है या जीव जंतुओं का नंबर है वह एस बता रहा है। और इसके अंदर जो ए है वह क्या बता रहा है, वह बता रहा है एरिया के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि जैसे जैसे एरिया को बढ़ा रहे हैं वैसे ही जो स्पीसीज़ का नंबर है वह भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन के वे में हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपना मैथमेटिकल इक्वेशन क्या था, ये था एस डायरेक्टली है। अब इसके फॉर्म में अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बना लिया, एक के स्लोप मैंने ये बना लिया और एक स्लोप मैंने ये बना लिया। अब ये वाला जो स्लोप है वह क्या इंडिकेट कर रहा है, एरिया को बता रहा है। मतलब जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। और ये जो लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये क्या बता रही है, स्पीशीज़ का नंबर बता रही है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है स्पीशीज़ का नंबर भी क्या बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर आप इस इक्वेशन को क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो क्या ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि जैसे जैसे एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे एरिया को बढ़ाते जा रहे हैं स्पीशीज़ का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही हमने एरिया बढ़ाया तो ये भी क्या है, ग्राफ भी क्या ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि
सपोज़ इन्होंने इतना एरिया बढ़ाया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे था अपनी, मान लो कि इतना एरिया उन्होंने बढ़ाया तो उनको कितनी मिली, 5 स्पीसीज़ मिली। फिर उन्होंने फर्दर और एरिया बढ़ाया तो उनको कितनी मिली, 5 और मिली तो 10 हो गए। फिर उन्होंने और बढ़ाया तो ऐसे करके 5 और मिली तो कितनी हो गई, 15 हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे जैसे वो एरिया बढ़ाते जा रहे थे, जो स्पीसीज़ का नंबर भी क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे करके जो स्पीसीज़ एरिया का ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा अपना। जो स्पीसीज़ एरिया का ग्राफ है वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने बात बोली कि अब ये जो स्पीसीज़ का नंबर बढ़ रहा है वह क्या हमेशा बढ़ता रहेगा, ये जो स्पीसीज़ का नंबर बढ़ रहा है वह क्या हमेशा बढ़ता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लिया ये क्या है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को हमने क्या मान लिया, पृथ्वी को मान लिया हमने एक प्रकार से एक जंगल मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, जंगल मान लिया। अब हमने क्या कर लिया, सारा ये जो पृथ्वी का एरिया था इसको हमने क्या कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया, खोज कर लिया, वो हमको मिल गई, मान लिया हमको 100 स्पीसीज़ मिल गई। अब हम जो है इस पृथ्वी के बाहर जाएंगे, जैसे कि पृथ्वी के बाहर जाएंगे, जो अपना वो है स्पेस है उसमें जाएंगे, तो हमको और स्पीसीज़ मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। अब जैसे कि हम गैलेक्सी जो है, हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा है, उसके बाहर जाएंगे तो हमको और स्पीसीज़ का नंबर बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो ये जो स्पीसीज़ का नंबर है वह क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही बढ़ता है, उसके बाद जो है स्पीसीज़ का नंबर नहीं बढ़ता है। तो अगर इस बात को लेकर के हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कैसे ग्राफ बनेगा, थोड़ा देखते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने अगर एरिया को एक्सप्लोर करा तो जो स्पीसीज़ का नंबर बढ़ता जा रहा। फिर हमने क्या कर दिया, पूरे एरिया को एक्सप्लोर कर दिया। फिर उसके बाद जो है हम एरिया बढ़ा रहे हैं, फिर भी जो है स्पीसीज़ का नंबर नहीं बढ़ रहा है, एक टाइम पे जाके क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। तो ऐसे करके जो है ये वाला ग्राफ आया कि एक टाइम के बाद क्या हो गया है, जो ये ग्राफ है अपना कांस्टेंट हो गया, मतलब स्पीसीज़ का नंबर नहीं बढ़ रहा है। और इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसे करके अपने दो ग्राफ आ गए, एक आ गया स्ट्रेट लाइन का और एक कौन सा आ गया अपना, ये जो है स्ट्रेट लाइन का कब आया, स्ट्रेट लाइन का तब आया जब उन्होंने बोला कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं स्पीसीज़ का नंबर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो कैसे आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया कि उन्होंने बोला कि एक टाइम के बाद क्या होगा, स्पीसीज़ का नंबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तुम कितना भी एरिया को एक्सप्लोर कर लो बट स्पीसीज़ का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वह कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे करके जो हमारे स्पीसीज़ एरिया रिलेशनशिप जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था उसको लेकर के हमने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिए, ठीक है। अब हम फर्दर इसमें आगे और बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है ना, एस डायरेक्टली है, इसको फर्दर हम तोड़ते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं इसको। तो जब हमने इसको, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सी आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। जब भी हम ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया और ए पे क्या आ जाता है, ए पे आ जाता है जेड, ए की पावर पे क्या आ जाता है, जेड आ जाता है। अब देखो हमको ये तो पता है कि ये जो है एस क्या है, मतलब स्पीसीज़ का नंबर है, और ए क्या है, एरिया है, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता कि ये जो सी है, सी क्या है अपना, और ये जो जेड है, जेड क्या है। तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं कि ये जो हमारा सी वह क्या है और ये जो हमारा जेड है वह क्या है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सी के बारे में कि सी क्या है। तो सी हमारा क्या है, थोड़ा देखते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा एक जो है एग्जांपल से देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक जंगल ले लिया, ठीक है। और ये जंगल है इसका भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, जो अंदर वाला पार्ट है और ये मिडिल वाला पार्ट है और ये सबसे आउटर मोस्ट वाला पार्ट है। अब इसमें हमने माना, जैसे कि सपोज़ मैंने क्या करा, ये वाला जो एरिया था इसको जस्ट एक्सप्लोर करा तो मेरे को इकट्ठी कितनी स्पीसीज़ मिल गई, 5 स्पीसीज़ मिल गई। कितनी स्पीसीज़ मिल गई, 5 स्पीसीज़ मिल गई। तो मेरा जो ये ग्राफ है कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मान लिया कि ये जो मैंने ये एरिया को मैं एक्सप्लोर कर रहा था, मेरे को कितनी मिल गई, यहाँ पे 10 मिल गई। तो मेरा ये जो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से जो इस लाइन को काट रहा है, ये जो यहाँ से जो ये लाइन कट रही है ना, यहाँ से जो हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं,
इसी को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट या सी। क्या बोलते हैं? वाई इंटरसेप्ट या सी। तो वाई इंटरसेप्ट या सी क्या है? जहाँ से हमने जितने एरिया को हमने एक्सप्लोर करा तो वहाँ पे हमको जितनी भी स्पीसीज मिली, 4 मिली, 5 मिली, तो वहीं से क्या होगा, हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जहाँ से जो इसको कट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो ये जो है वाई इंटरसेप्ट क्लियर हो गया कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ये है, ये जो जेड है, ठीक है, ये क्या है। तो नॉर्मली ये जो जेड है हमारा, नॉर्मली ये जेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्लोप है वह क्या होता है, थोड़ा हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, नॉर्मल ग्राफ बनाया है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है एरिया को, और ये जो है इंडिकेट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ बना दिए हैं, ठीक है। एक ये ग्राफ बना दिया है और एक ये ग्राफ बना दिया है, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ में डिफरेंसेस क्या है, थोड़ा हम देखते हैं। कि सपोज़ ये जो ग्राफ है जो कि ये सीधा जा रहा है, जैसे सीधा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, तो इसका भी स्पीड का नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है। तो इसने क्या कर लिया, यहाँ तक का एरिया इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो ऐसे करके इसको क्या मिली है, 10 स्पीसीज़ मिली हैं, ठीक है। अब ये जो दूसरा नंबर ग्राफ, इसमें क्या है, इसने भी काफ़ी एरिया को कवर कर लिया, इसने भी काफ़ी एरिया को कवर कर लिया। कितना एरिया कवर कर लिया, इतने एरिया को कवर कर लिया है। और इसको कितनी स्पीसीज़ मिल गई हैं, 50 स्पीसीज़ मिल गई हैं। अब स्लोप क्या होता है, थोड़ा हम देखते हैं। तो देखो, ये जो अपना पहला वाला ग्राफ है, ठीक है, ये पहला वाला ग्राफ है, इसकी जो ये लाइन है, ठीक है, ये जो अपना एरिया है, अब ये जो एरिया का वो है लाइन है, इसके बिटवीन में जो ये एंगल है, इसके बिटवीन में जो एंगल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है किसके बिटवीन में, ये जो हमारा ग्राफ है, फर्स्ट वाला ग्राफ, इसके बिटवीन में, और ये जो एरिया की लाइन है इसके बिटवीन में, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये सेकंड वाला अपना ग्राफ है, ठीक है, तो इसके बिटवीन में और ये जो एरिया के बिटवीन में, मतलब इसके बिटवीन में और ये जो एरिया के बिटवीन में एंगल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि ये जो हमारा पहला वाला ग्राफ है, उसका एंगल क्या है, उसका एंगल क्या है, ज़्यादा है ना या कम है, उसका एंगल क्या है, उसका एंगल क्या है, कम है। तो कम एंगल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीसीज़ का नंबर क्या होगा, स्पीसीज़ का नंबर क्या होगा, लेस होगा। तो इसका कहना ये है इन सिंपल वर्ड कि स्लोप जितना कम होगा तो स्पीसीज़ का नंबर भी क्या होगा, कम होगा। और स्लोप जितना ज़्यादा होगा, स्लोप जितना ज़्यादा होगा तो स्पीसीज़ का नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ देख ली, अपना सी इंटरसेप्ट देख लिया और जेड स्लोप देख लिया, ठीक है। और स्लोप क्या रहता है, स्लोप रहता है एंगल किसके बिटवीन का, जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ के बिटवीन का, और जो एरिया है उसकी लाइन के बिटवीन का जो एंगल रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और जिस ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा, तो उस एरिया में उतनी ही ज़्यादा स्पीसीज़ हमको मिलेंगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, ये जो इक्वेशन हमारी S=CA⁴Z, इसको हम क्या करते हैं, लॉग के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ को लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो फर्स्ट हम ये वाली इक्वेशन को देखते हैं ज़रा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S=CA⁴Z। CA मतलब इनके बिटवीन में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिखते हैं, लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो Z है, Z कहाँ आ जाता है, Z आ जाता है हमारा आगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा लॉग के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लॉग के फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, तो जस्ट सेम रहेगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा, बस यहाँ पे अपन को लॉग लगाना है। जैसे कि ये जो S है ना, तो यहाँ पे लॉग लगा दिया तो क्या हो गया, लॉग S हो गया। और ये जो हमारा C था, तो C पे लॉग लगा दिया तो लॉग C हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें अगर मल्टीपल का साइन है तो उसको लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब मैंने बोला था कि ये जो पावर होती है, पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। तो पावर आगे आ गई, मतलब Z कहाँ गया, आगे आ गया।
और ये जो ए था ये नॉर्मल अपन ने लिख दिया। तो ऐसे करके जो लॉग है, लॉग की इक्वेशन अपन ने लिख दी कि log s इक्वल्स टू log c प्लस जेड log a। तो ये क्या हो गई हमारी लॉग के फॉर्म में हमने ये वाली जो इक्वेशन थी उसको लिख दिया। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है log s इक्वल्स टू log c प्लस जेड log a, ये क्या है? अगर इसको हम मैथमेटिक्स में देखें, अगर गणित में हम इसको देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन की क्या है, ये क्या है? एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हमने क्या करा था स्टार्टिंग में, जो हमने स्टार्टिंग में क्या बनाया था, स्टार्टिंग में ग्राफ बनाए थे अपने। एक बनाया था जो बोल रहे थे कि एस डायरेक्टली है, इसके रिगार्डिंग एक ग्राफ बनाया था। और एक ग्राफ बनाया था अपन ने कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो स्पीशीज़ का नंबर है वह क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। उसके रिगार्डिंग अपन ने एक ग्राफ बनाया था। अब ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, अब ये जो हमारी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम इसके वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? log s इक्वल्स टू log c प्लस जेड log है, क्योंकि ये भी क्या है? एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? या ये जो इक्वेशन इसकी हो सकती है क्या? हो सकती है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है, जो एनसीईआरटी में आप देखोगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके जस्ट बगल में लिख दिया अपन ने ये वाली इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन क्यों लिख दी है? क्योंकि मैथमेटिक्स में जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। और ये जो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है ये एस इक्वल्स टू सी ए की पावर जेड, एस इक्वल्स टू सी ए की पावर जेड, ठीक है। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि जैसे अगर हम छोटा एरिया लेंगे तो उसके लिए z की वैल्यू क्या होगी, और अगर हम काफ़ी बड़ा एरिया लेंगे तो उसके लिए z की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया था कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एरिया को बढ़ाते जाते हैं, जैसे स्पीशीज़ का नंबर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा, उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ का नंबर होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एरिया को अपन एक्सप्लोर करेंगे तो स्पीशीज़ का नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जितने कम एरिया को अपन एक्सप्लोर करेंगे उतना ही क्या होगा? स्पीशीज़ का नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अपन ने क्या करा? कम एरिया को एक्सप्लोर करा, तो यहाँ पे क्या आया? कम स्पीशीज़ का नंबर आया। तो यहाँ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? स्लोप भी क्या होगा? लेस होगा, है ना। तो जो स्मॉल एरिया होता है, स्मॉल एरिया का स्लोप जो नॉर्मली होता है वह क्या होता है? लेस होता है, क्योंकि वहाँ पर अपन ने क्या करा है? कम एरिया को एक्सप्लोर करा है, ठीक है। तो जो स्मॉल एरिया होते हैं उनका जो जेड की वैल्यू होती है नॉर्मली वो क्या आएगी? कम ही आएगी। और इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 0.12 अब ये जो वैल्यू होती है स्लोप की, वह कॉन्टिनेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। अब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारा एशिया क्या है? एशिया एक प्रकार से क्या है? कॉन्टिनेंट है। जैसे कि हमारा अफ्रीका है एक प्रकार से कॉन्टिनेंट है। जैसे कि हमारा नॉर्थ अमेरिका भी क्या एक प्रकार से कॉन्टिनेंट है। अब ये जो कॉन्टिनेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट के अंदर क्या आ जाते हैं? काफ़ी देश आ जाते हैं। जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट, उसके अंदर इंडिया आता है, फिर चाइना आता है, फिर जापान आता है ना। रशिया का कुछ पार्ट आ जाता है, ठीक है। और जैसे कि पाकिस्तान आ जाता है, जैसे कि अपनी अरब कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो देखो कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी सारी कंट्रीज़ आ रही हैं, है ना। तो ये कितना लार्ज एरिया हो जाएगा, और लार्ज एरिया होगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं जो कॉन्टिनेंट होते हैं, कॉन्टिनेंट के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। और कितनी होती है? 0.6 to 1.2। कितनी होती है? 0.6 to 1.2। अगर देखो हम बात करें जैसे कि क्या है? डिफरेंट कॉन्टिनेंट है। ये क्या है? डिफरेंट कॉन्टिनेंट है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है अपना, है ना। जैसे कि अपना अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट है ना। ये जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं कि इनकी नॉर्मली जेड की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम जस्ट निकाल रहे हैं, जैसे कि हमारी फ्रोगीवोरस वर्ड होती है। फ्रोगीवोरस वर्ड क्या होती है? ऐसी वर्ड होती है
जो कि क्या करती है, फ्रूट खाती है। ऐसी बर्ड जो फ्रूट खाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूगिवोरस बर्ड बोलते हैं। और साथ में मैमल्स, ठीक है। तो अगर इन कॉन्टिनेंट की बात करें, इस कॉन्टिनेंट में बात करें कि ये सपोज़ ये जो नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर कितनी जो है फ्रूगिवोरस बर्ड्स और ये मैमल्स पाए जाएंगे। तो ये जो एरिया है क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये जो एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इनका जो नंबर होगा, या इनका जो नंबर होगा क्या, वो ज़्यादा ही पाया जाएगा, क्योंकि जो एरिया है, एरिया क्या है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो और ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का एरिया क्या काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे जेड की जो वैल्यू होगी वह भी क्या होगी, बड़ी होगी। किसके लिए, इनके लिए, है ना। जैसे अगर हम यहाँ एशिया के बारे में बात करें कि जैसे कि फ्रूगिवोरस बर्ड होती है और मैमल्स होते हैं, तो यहाँ पे कितने पाए जाएंगे, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, ज़्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट क्या होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे भी जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और जेड की वैल्यू कितनी होगी, इतनी रहेगी, 1.15 होगी। अब इसकी जो जेड की वैल्यू ज़्यादा क्यों आ रही है, कॉज ये जो कॉन्टिनेंट होते हैं काफ़ी लार्ज एरिया होते हैं, ठीक है, लार्ज एरिया हैं। तो यहाँ पे जो फ्रूगिवोरस बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं वह क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। तो उनके लिए जेड की वैल्यू क्या है, काफ़ी ज़्यादा है।